मैं सौरभ उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल कमेंट हब पर। तो बच्चों आज की जो वीडियो शुरू होने वाली है वो वीडियो है पार्ट नंबर 2 चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग का। जब पे आप डिस्कशन करेंगे सर किसके बारे में, एज अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में, आपके स्टीम नीड क्या होती है, आपका लव एंड बिलोंग नीड्स क्या होने वाले हैं, आपकी सेफ्टी नीड्स क्या होगी, एंड लास्ट में आपके जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होगी वो क्या होगा। मतलब हर एक फीचर्स के बारे में प्रॉपर पढ़ने वाले हैं। ये कहानी बेसिकली है अब्राहम मैस्लो की, जो 1943 में उन्होंने पिरामिड देखिए पिरामिड बना हुआ है। तो सबसे पहले जो नीड होती है, देखिए मैं क्या चाहिए भाई, जो आपकी जरूरत है, हवलदार बन गया तो हवलदार बनने से आपको रोटी कपड़ा मकान मिलना शुरू हो गया। धीरे आपकी पोस्ट बढ़ी तो आपकी नीड्स भी बढ़ी, नीड्स बढ़ते गए लास्ट में कहां पे आके रुक गए, सेल्फ एक्चुअलाइज, जहां पे आपको एक्चुअलाइजेशन आपको हो जाए, रियलाइज हो जाए कि भैया हमारी सारी नीड्स यहां पे क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो देर बचा तो कितने नीड्स वापस हो गए, तो 5 नीड्स हमारी कंपनी के हो गए। मतलब आप एक ऐसे एफिशिएंट एम्प्लॉय, आप ऐसे इफेक्टिव एम्प्लॉय जहां पे आपने अपना 100% एफर्ट लगाया है, आपने अपना 100% एफर्ट लगाकर कंपनी के सारे गोल को अचीव करने में आपने अपनी एक अहम भूमिका निभाई है, एज योर मेन प्रेजेंस एंड इंपॉर्टेंस है ना इन ऑर्गेनाइजेशन। सो कंपनी भी भाई आपके इस एहसान को नहीं भूलेगी, एहसान तेरा होगा मुझ पर, है ना, जो कहता है वो कहने दे, तो है कि जो मुझे अंदर मिलेगा वो मैं तुम्हें उसका हाफ तुमको दे दूंगा। इसलिए भाई मैं आपसे जहां पता जो भी आपको मुझे 50 करोड़ मार दीजिए, मुझे 50 करोड़ चाहिए और बुला दीजिए उसको भी, बस क्या हो गया। अकबर साहब ला क्या बोलते, क्या इतना दिमाग इस बंदे के पास। कंपनी चाहती है कि हमारा जो भी एम्प्लॉय जो काम कर रहा है ना, वो एम्प्लॉय हमारा बिल्कुल तरीके से सेल्फ मोटिवेटेड हो, सेल्फ अट्रैक्टेड हो, सेल्फ पोजिशनेबल हो, कि उसको किसी तरीके का कोई अगर वर्क दिया भी जाए तो उस वर्क से वो पीछे ना भागे, बल्कि उस वर्क के लिए अपना 100% और ज्यादा एफर्ट लगा दे कंपनी के लिए। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल कमेंट हब पर। तो बच्चों आज की जो वीडियो शुरू होने वाली है वो वीडियो है पार्ट नंबर 2 चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग का, जहां पे डायरेक्टिंग के बारे में हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 में बहुत अच्छे से जाना था। क्या होते हैं डायरेक्टिंग में हमारे पास कौन कौन से उसके एलिमेंट्स क्या क्या थे, उसके फीचर्स क्या थे, उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। तो सब कुछ जानने के बाद बच्चों हम लोगों ने उसमें एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में 2 चीजें पढ़ ली थी। पहला सुपरविजन के बारे में देखा था, जहां पे एज अ सुपरवाइजर अपनी ड्यूटी को प्रॉपर तरीके से कंजर्व करता है, एज अ एम्प्लॉय को प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करना, एनालिसिस करना, ये सारा काम कर रहा था। सेकंड नंबर जो पॉइंट था सर वो निकल के आया था जब मोटिवेशन का, कि भाई मोटिवेशन एज वेल एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्सो, तो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। लेकिन इन दोनों के अलावा बच्चा आज हम लोग जो तीसरा नंबर जो शुरू करने वाले हैं उसमें हम लोग कुछ पढ़ेंगे एज अ लीडरशिप के बारे में, लास्ट में कम्युनिकेशन भी पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए, वो साइकोलॉजिस्ट जो थे उनका नाम था अब्राहम मैस्लो। जी हाँ, अब्राहम मैस्लो ने 1943 में एक अपनी एक थ्योरी दी थी, जिसको सर आज की डेट में क्लास 12 के स्टूडेंट्स बाकी और हर जगह उसको पढ़ने लिखने के समय में माना जाता है कि मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी, मतलब मैस्लो की एक नीड, उनकी एक हायरार्की थ्योरी बनाई गई थी। और ये नीड उन्होंने अपने पर नहीं बनाया था, बल्कि वो सारे ह्यूमंस के ऊपर बनाया था, जो ह्यूमंस की बेसिकली सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। भाई किसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किसकी क्या क्या जरूरतें होती हैं, उन जरूरतों को देखने के बाद जरूरतों को फोकस करने के लिए एक प्रॉपर तरीके से नीड का एक पूरा पिरामिड बना दिया। वो पिरामिड को जो कवर किया गया उसका नाम था एज अ मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। आप इस वीडियो में जो पढ़ने वाले जो समझने वाले बच्चा वो क्या होने वाला है समझिएगा, जहां पे आप डिस्कशन करेंगे सर किसके बारे में, एज अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में, आपके स्टीम नीड क्या होती है, आपका लव एंड बिलोंग नीड्स क्या होने वाले हैं, आपकी सेफ्टी नीड्स क्या होगी, एंड लास्ट में आपकी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होगी वो क्या होगा। मतलब हर एक फीचर्स के बारे में लोग प्रॉपर पढ़ने वाले हैं। ये कहानी बेसिकली है अब्राहम मैस्लो की, जो 1943 में उन्होंने एक पिरामिड, देख ही रहे पिरामिड बना हुआ है। तो सबसे पहले जो नीड होती है वो होती है हमारी एज अ बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। क्या होती हैं, एक तरीके से ये होती है हमारे पास एज अ बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। सेकंड बच्चा, एक हमारी जो सेकंड नंबर जो नीड हमारी होती है उसको बोला जाता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। अब आप कहेंगे सर ये नीड्स एक्चुअली में होते क्या हैं। देखो आप ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस की कुछ ना कुछ बेसिकली नीड्स हमारी होती हैं, बस उन्हीं नीड्स को मैस्लो साहब ने क्या किया, प्रॉपर तरीके से एक प्रोग्राम के अंदर बनाकर रख दिया। भाई देखो सबसे पहले किसी भी इंसान की जो बेसिक जो नीड होती है वो होती है भाई रोटी कपड़ा मकान। भाई सबसे पहले हम और आप होंगे भाई, अगर भाई रास्ते में चलना है कपड़े पहन के चलेंगे, नंग धड़ंग थोड़ी ना निकल जाएंगे। दूसरा खाना खाना होगा, भाई रोटी जो भी हमको अच्छे से मिल जाए, चावल मिल जाए, प्लस मकान जहां से हम रह सके, अपने पास एक शेल्टर होनी चाहिए जहां पे हम अपने परिवार के संग रह सके। ठीक है, ये हमारी स्टार्टिंग की जरूरत की नीड्स है। मतलब एक ह्यूमन को किस तरीके से ऑब्जर्व किया जा सकता है थ्रू दिस टाइप ऑफ हायरार्की थ्योरी में। तो हम 5 तरीके से अपने नीड्स को कंप्लीट करते हैं, जिसमें पहला हमारे पास आता है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। बच्चा ये बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स में आपको ये बताता है कि आपके पास कौन कौन से आपको एक्चुअली में किसी इंसान की जो सबसे बड़ी जरूरत होती है, ऑक्सीजन, एयर है, वाटर है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है। तो बस एक इन सिंपल वर्ड समझ लीजिएगा, जिस भी ह्यूमन को जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है रोटी कपड़ा मकान की, वो उनकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है। मतलब आपके शरीर की जो जरूरतें होती हैं वो होती है। उसके बाद जब एक बार आपकी जब जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो आप चलते हो अपने सेकंड नंबर पॉइंट पे, होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। फिर आपको अपने शरीर की सुरक्षा की रिक्वायरमेंट हो जाती है। भाई खा पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं कि
हम बीमार पड़ जाए, बीमार पड़ने की सिचुएशन में हमारे संग क्या क्या होगा। दूसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई बंदा ऐसा हो सकता है उसका एक्सीडेंट ही हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में उसके घर के ऊपर क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो नीड्स होंगे निकल के आएंगे। तो जहां पे एक ह्यूमन को बेसिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स रिक्वायरमेंट आ जाएगी, वो एक बार जब यहां पे वो कॉन्फ़िगर हो जाता है तो वो अपने तीसरे नीड की तरफ चलता है, जिसका नाम होता है बच्चा लव और बिलोंगिंग नीड्स होता है। क्या होता है? लव और बिलोंगिंग नीड्स। अब ये क्या मतलब होता है भाई? देखो, एक बार जब अपनी जरूरतें पूरी हो जाए, अपनी जरूरतों से अपने जब शरीर की जो रिक्वायरमेंट, जस्ट लाइक ऐसा कोई मेडिकल इश्यूज ना हो, हमारे हेल्थ हमारा बिल्कुल सही हो, बिल्कुल हेल्दी रहे, तो एक बार जब यहाँ पर आदमी एश्योर हो जाता है तो आदमी पहुंचता है थर्ड नंबर पॉइंट पे। और यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी में अपनी जॉब भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सिक्योर करके रखेगा। जब इस चीज से बिल्कुल फिट हो जाएगा तो वो तीसरे नीड के बारे में समझेगा। जी हाँ, उसका नाम होगा सर लव और बिलोंगिंग नीड्स। अब ये लव बिलोंगिंग नीड्स क्या होती है? जैसे फ्रेंडशिप करना, कंपेनियनशिप को फॉलो ज़्यादा करना, ठीक है, आजकल रिलेशनशिप को प्रॉपर तरीके से फोकस करना। रिलेशनशिप मतलब हमेशा उसको गलत मीनिंग ना लीजिएगा, दोस्तों की भी प्रॉपर तरीके से एक फ्रेंडशिप क्लियर होती है, कवर होती है, ठीक है, उसको ज़्यादा फोकस करना। तो अपने कंपेनियनशिप हो गया, इंटीमेसीज हो गई, उन हर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करना। इस नीड कंप्लीट होने के बाद बंदा पहुंचता है सर अपनी स्टीम नीड की तरफ, जहां उसको चाहिए फुल इज्जत। भाई मैं तो कंपनी में रहूंगा, भाई मुझे चाहिए भाई लोग मुझे मेरे पीयर रिकॉग्निशन, मेरी गुडविल अच्छी हो, मेरी मार्केटिंग अच्छी हो, लोग मुझे तमीज से बात करें, लोग मेरी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। तो एक बार उसको अपनी पीयर रिकॉग्निशन की रिक्वायरमेंट हो जाती है भाई कि लोग जहां जिससे मिले लोग उसकी इज्जत करें, उससे रिस्पेक्ट से बात करें। और जब एक बार ये कंप्लीट हो जाता है तब बंदा अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य पे पहुंचता है, इसका नाम होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां पे वो चाहता है कि वो अपने आप को किस जगह पे देख रहा है, उसकी जब जिंदगी के सारे गोल्स कंप्लीट हो जाए, पूरे हो जाएं, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बच्चा तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स तो आएगा। तो आइए अब इनके बारे में वन बाय वन करके छोटा छोटा पॉइंट करके आगे डिस्कशन करते हैं। देखिए बच्चा, अब पहला पॉइंट क्या हमारे पास आता है, समझिएगा। पहला कहता है सर कि हमारे पास टोटल के 5 लेवल्स हैं। कितने लेवल्स हैं? 5 लेवल्स हैं जो बेसिक नीड्स की। सबसे पहला हमारे पास नीड्स क्या आती है? एज ए बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स आती है। इसमें क्या होता है? जैसे आपकी एयर, आपको चाहिए फूड, आपको चाहिए वाटर, आपको चाहिए गर्माहट, ठीक है, शेल्टर आपको चाहिए, स्लीप आपको चाहिए, क्लोथिंग चाहिए। एग्जाम्पल पूछ ले आपसे, कोई वाइवा में आपसे टीचर पूछ ले कि एक टीचर ने पूछा कि बेटा एक बात बताओ कि आप 2 रात से सोए नहीं हैं अच्छे तरीके से, घर के बहुत सारे आपके पास कुछ हार्डवर्क थे, कुछ काम था, घर में रंगाई पुताई काम चल रहा था, इस वजह से सारी चीजें अस्त व्यस्त थी, तो आप प्रॉपर तरीके से अपने आपको अरेंज नहीं कर पाए, तो आपने प्रॉपर स्लीप नहीं लिया। अब आप क्या करिएगा? आपके पास आपको कौन सी नीड की रिक्वायरमेंट होगी? तो सर सबसे पहले नीड आपको पता लग गया होगा, फिजियोलॉजिकल नीड्स की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी नीड होगी? फिजियोलॉजिकल। इस तरीके से आपके पास कई सारे केसेस आएंगे, आपके पास सिचुएशन दी रहेगी, उन सिचुएशन के सामने आपको ये पूछेगा कि बेटा विच टाइप ऑफ नीड्स बी रिक्वायरमेंट बाय द पर्सन या फ्रॉम द पर्सन। एक बार जब बंदा अपने फिजियोलॉजिकल नीड्स को जब कंप्लीट कर लेता है ना, तो वो कहां पहुंच जाता है? तो वो पहुंच जाता है सर अपने एज अ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स पे पहुंच जाता है। कहां जाता है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स पे। अब ये क्या होता है समझो, सेफ्टी सिक्योरिटी मतलब एक बार जब उसकी फिजियोलॉजिकली, मतलब जब आदमी को लगे कि सर मुझे रोटी कपड़ा मकान मेरे पास व्यवस्था हो गई है, अब मेजरमेंट सब कुछ मेरे पास आ गई है, मेरे पास खाने के लिए खाने हैं, रहने के लिए मकान हमारे पास अवेलेबल हो गया है, पहनने के लिए कपड़े हमारे पास अच्छे अच्छे आ चुके हैं, ये हमारी और आपके एक ह्यूमन की बेसिक नीड होती है। भाई कोई भी बंदा होगा सर बिना इन तीनों के तो नहीं रह पाएगा, और इन तीनों के संग ये चीजें भाई एयर है चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए सर, वार्मथ होगा, विंटर होगा, तो हर तरीके से अपने आप चीजों को एब्जॉर्ब करना, तो ये हमारी बेसिक जरूरतें हैं। इन जरूरतों को फुलफिल करना, इन जरूरतों को पूरा करना है। तो ये जो नीड, जो सबसे पहले जो नीड क्लियर की जाती है वो हमारे आती है सर एज ए बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती है। दूसरा नीड्स आती है, उसका नाम होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। जब एक बार आपकी फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट हो जाती है, तो जब नीड आपको पड़ती है सर सिक्योरिटी की या इन्वायरमेंट इमर्ज की। जैसे एग्जांपल क्या होगा, आपको चाहिए सर अपनी पर्सनल सिक्योरिटी, भाई हम पर्सनल सिक्योर रहे, ठीक है, हमारी सिक्योरिटी रहे, भाई मतलब हम अपने हेल्दी रहें, प्रॉपर तरीके से वर्क कंप्लीट करें, ठीक है, अपने आप को बिल्कुल एक एंगेज करके रखे रहें, योगा करते रहे, अभ्यास करते रहे, ये हमारी जरूरतें हैं। उसके बाद सर हमें चाहिए जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो पैसा, भाई पैसा भी तो चाहिए आपको, आपने पैसा लाखों रुपए बना के रखा हुआ, लोग पैसे कितने छुपा के रखते हैं, ठीक है, कोई बताएगा नहीं कि सर मेरे पर्स में कितना रुपए या मेरे घर में कितना रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन क्या रिक्वायरमेंट क्या होती है? भाई रिक्वायरमेंट उसकी नीड्स सबको होती है, सबको उसकी जरूरतें होती हैं। वो जरूरतें क्या होती है? एक बार अपनी पर्सनल सिक्योरिटी कंप्लीट हो जाए, देन हम पहुंचते हैं सर सेकंड नंबर सिक्योरिटी पर, जिसका नाम होता है जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मतलब अब फाइनेंशियल कैसे होगा सर? हम जहां पे जॉब कर रहे हैं, हम जहां पे काम कर रहे हैं, वहां पे हमारे से जॉब सिक्योर रहे। देखिए लिखा हुआ है क्या, हमारी जॉब सिक्योर रहे और हमारी इनकम आती रहे। सोचिए कोई बंदा जॉब कर रहा है तो तब तो वो बिल्कुल टेंशन फ्री है, लेकिन अगर एकाएक उसको एम्प्लॉय उसको बोल दे कि बेटा भैया अब आपसे आपकी रोजी रोटी बंद यहाँ पे, आप जाके अपना कहीं और जॉब देखिए, हम आपको जॉब से निकाल रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें एक जगह पे पूरा कॉन्फ़िगर कर दिया जाए, क्लियर खत्म कर दिया जाए, वो क्या कहलाएगा बच्चा?
तो ऑब्वियसली सी बात है वो कहलाएगा सर क्या कि उनकी जॉब सिक्योर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए यहां पे नीड रिक्वायरमेंट होगी कि आपकी जॉब सिक्योर रहे और आपका एक इनकम जो स्टेबल हमेशा बना रहे। कोरोना समय था ना, आपने देखा था कोरोना के समय में कितने लोगों की जॉब चली गई, कितने लोग काम कर रहे थे लेकिन काम करने के दौरान क्या हो गया था, उनके संग कितनी सारी एक्सीडेंट्स हो गए, कितने लोग की जॉब छूट गई, कितने लोगों को पैसे मिलना बंद हो गए, सब तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आई। वहां पे किसकी नीड एक्चुअली में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, वो थी सर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स की। काम तो बंदा कर रहा था लेकिन पैसे उसके पास नहीं आ रहे थे। क्यों हो गया? इसलिए सबसे पहले आपकी पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए, उसके बाद आपकी चाहिए जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जिसमें आपकी जॉब सिक्योर रहे, आपके एक स्टेबल इनकम प्रॉपर तरीके से बनी रहे। अगला होता है बच्चा, अच्छा इसमें आप क्या रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आप हेल्दी रहें, वेल बींग प्रॉपर तरीके से काम करें, प्रोटेक्शन फ्रॉम द फिजिकल डेंजर, लॉ एंड ऑर्डर, भाई जो लॉ एंड ऑर्डर है उससे भी हम अपने आप को बिल्कुल प्रोक्योर कर, हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमसे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, केस कोर्ट कचहरी के चक्कर में ज्यादा हम न फंसे रहें। समझ रहे हो? ये सब चीजें क्या है, तो इसमें आपको अपने आप को सिक्योर करना है, तो इसको बोलते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो सेकंड नंबर हमारे पास नीड्स होती है बच्चा, उसका नाम होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। एक बार जब हम सेफ्टी और सिक्योरिटी कर लेते हैं तो कंपनी पहुंचती सर जब थर्ड नंबर पॉइंट का नाम होता है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स होती है। अभी लव बिलोंगिंग नीड्स क्या होती है भाई? देखो, एक बार इंसान को उसकी जो खुद की जरूरतें थी वो पूरी हो गई, खुद की जरूरतों के संग उसने अपने आप को सिक्योर कर लिया, सेव कर लिया प्रॉपर तरीके से। अब वो जाता है समाज में, सोसाइटी में, जिस जगह पे काम करेगा वहां पे कई सारे उसके कंपेनियनशिप से कई सारे फ्रेंड सर्कल होंगे, जहां पे उसके नई फ्रेंड जनरेशन उसकी स्टैब्लिश होगी, दोस्तों ग्रुप बनेगा जिसमें गर्ल्स भी रहेंगे, बॉयज भी रहेंगे, हर कोई तरीके के लोग रहेंगे, हंसी मजाक होगा, स्ट्रक्चर होगा, मतलब वो सोसाइटल नीड्स को कंप्लीट करने उसकी रिक्वायरमेंट आएगी। हम और आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, स्नैप चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, एक दूसरे से, अब सोचिए कि उस इंस्टाग्राम चैट में, उस आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप के नंबर पे, फेसबुक पे आपका कोई दोस्त ही ना रहे, आप कितना चलाइए, आप कितना उसमें रील देखते रहिए, कितना काम करते रहिएगा भाई। एक समय पे नीड पड़ती है ना भाई कि हमारे पास 4 दोस्त हों जिनके संग हम, चाहे हमारे संग अच्छा मोमेंट हो, चाहे हमारे संग वो खराब मोमेंट हो, जो भी तरीके का सैड मोमेंट हो, हम उनके संग बैठ के शेयर करें, बातें करें, हंसी मजाक करें, करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ह्यूमन की जो तीसरे नीड की रिक्वायरमेंट होती है आफ्टर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद, उसकी नाम होती है सर लव एंड या बिलोंगिंग नीड्स होती है। इसमें क्या होता है बच्चा, दिस इज द सोशल लेवल, एक सोशल लेवल की नीड्स होती है जो ड्रिवन बाय द डिजायर, जो आपकी डिजायर पे डिपेंड करती है, और आपको इसमें चाहते हो कि आपका एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जाए, जो सेंस ऑफ कनेक्शन होता है, जिसमें आप चाहते हैं क्या हो, इसमें आपके तरीके से फ्रेंडशिप स्टैब्लिश होना, फैमिली होना, फैमिली के संग बॉन्डिंग होना, अच्छे तरह के आपके रिलेटिव्स होंगे, मामा का लड़का हो गया, चाचा लड़का हो गया, बुआ के लड़के हो गए, सब लोग ने मिले, किसी घर में कोई फंक्शन पड़ा, सब लोग साथ आए, तो वहाँ पे मिलना जुलना, हंसी मजाक करना, बातें करना, हंसी ठिठोली करना, ये सब रिक्वायरमेंट होगी। इंटीमेसी हो गया, ट्रस्ट हो गया, फीलिंग हो गया, एक्सेप्टेड विद इन अ सोशल ग्रुप हो गया। ठीक है, ये जितने तरीके की जो नीड्स अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं बच्चा, ये क्या हो गया, इस तरह हमारे लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, इसको बोलते हैं सोसाइटल नीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सोसाइटल कॉन्सेप्ट नीड्स कहा जाता है एज ए थर्ड नंबर में। तो पहला हमारे पास क्या हो जाए, फिजियोलॉजिकल, सेकंड क्या हो गया, सेफ्टी सिक्योरिटी, तीसरा हमारे पास क्या हो गया, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। जब एक बार ये नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं तो कंपनी पहुंचती है अपने अगले नीड की तरफ, जिसका नाम क्या होता है, स्टीम नीड्स। अब स्टीम नीड्स में क्या चाहिए भैया, आप देखो, बंदे को चाहिए प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट। क्या चाहिए? प्रॉपर तरीके से चाहिए रिस्पेक्ट, भाई हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हम भी आपकी रिस्पेक्ट करें, आप भी हमसे रिस्पेक्ट करो। लेकिन इसमें जो नीड चाहिए, हम सोसाइटी में जहां पे रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो लोग हमसे सम्मान से मिलें, लोग हमें इज्जत दें। मैं जिस कंपनी में काम करता हूं, जिस एम्प्लॉय लेवल में काम करता हूं, तो लोग मुझसे तू तड़ा करके बात ना करें, मेरी रिस्पेक्ट करें, मेरे आने जाने पर मेरे एक ऑनर दें, एक मुझे प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे हर बंदे को चाहिए भाई। अब सोचो हवलदार का, अब वो आपका जो होमगार्ड है, या होमगार्ड मत मानिएगा, जैसे आपके जो सेफ गार्ड आपके लोग हो गए, जो आपके एटीएम के बाहर जो सुरक्षा करने वाले हो गए, अब वो कहे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, जो कोई बंदा आएगा तो वो मेरे लिए खड़ा हो जाए, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि आपकी डेजिग्नेशन आपको तय करते हैं कि आपका लेवल कहाँ है। अब सीधी सी बात है सर, प्रधानमंत्री आएंगे तो उनकी सेवा में सीएम, डीएम, एम सब लोग उसमें पहुंच जाएंगे, हर कोई खड़ा रहेगा। जब तक पीएम साहब आके चले जाएंगे तब तक उन लोगों की सांस टटकी रहेगी, भैया भैया आके निकल के चले जाएं, बस मेरा काम हो जाएगा। अब पीएम, आपको लग रहा है भाई पीएम क्या पोस्ट है, लेकिन सोचिए पीएम भी उस लाइन में खड़े रहेंगे तब जब आपके कंट्री की जो प्रेसिडेंट हो जाएंगी या जो हो जाएंगे वो आएंगे जाएंगे, तब आप पीएम साहब इससे खड़े रहेंगे लाइन में। क्यों? फिर उनकी बात भी रहेगी भाई वो जाए तो जाए। ये एक डिग्निटी होता है, एक हमारा सिनेरियो होता है, एक हमारा एक हायरार्की, एक ऑर्डर होता है, ठीक है, लॉ कॉन्सेप्ट होता है। तो यहां पे भी सर हमें एज अपने लेवल पे हमें कुछ हमारी अचीवमेंट्स होंगे, तो हमको अचीवमेंट चाहिए अपने, हमें एज कुछ मास्टर ऑफ स्किल्स हमारा होना चाहिए, हमें आज़ादी मिले काम करने के लिए, हमारी डिग्निटी, हमारी गरिमा बनी रहे, हमारा स्टेटस डेवलप हो, हमारी प्रेस्टीज हो, हमारी रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स हो, हमारे कंट्रीब्यूशन चलते रहें। ये चीज़ें क्या होती हैं बच्चा, ये चीज़ें आपको कवर अप करती हैं कि हाउ टू एज अ कंपेयर नीड्स
फ्रॉम अदर्स। आप अपनी नीड्स को किसी अदर से कैसे कंपेयर करते हो भाई? आप चाहोगे ना भाई कि आपको आपका अचीवमेंट्स हो जाए, आप चाहोगे कि भाई आपको डिग्निटी आपकी मेंटेन रहे, इंडिपेंडेंस, काम करने की आजादी रहे, ये सब हमारी नीड होती है। हम कहीं भी काम करते हैं, हमको कोई बार बार किसी चीज के लिए टोकता रोकता है ना, हमें अच्छा नहीं लगता। होता होगा, कहता होगा भाई आप हमें काम करने को बता दो, कितने टाइम के अंदर आपको ये काम डन चाहिए, हम काम करके कंप्लीट करके दे देंगे, बात खत्म। अब बार बार एक काम करके टोकोगे तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो वो क्या होता है एक तरीके से, तो यहाँ पे बंदे को चाहिए जो इस टीम नीड्स प्रॉपर तरीके से रिक्वायरमेंट होती है। एंड अगला लास्ट बच्चा होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। जब एक बार नीड्स कंप्लीट हो जाते हैं तो बंदे को क्या चाहिए? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड चाहिए। अब ये क्या होता है समझो, हाईएस्ट लेवल, and this refers to the realization of one's full potential and the desire to become the most one can be। अब इसमें क्या चाहिए भैया? इसमें जो जिंदगी का आपका गोल है आप उसको अचीव कर लें, अपना पर्सनल ग्रोथ चाहिए आपको, ठीक है, सीखिए, आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस आपको मिलती है, क्रिएटिविटी होगी, कंट्रीब्यूटिंग करेंगे सोसाइटी में। मतलब यहां पे आप अपने जिंदगी के अंतिम दिन नहीं गिन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि आपको सब चीजें मिल गई, अब आप अपने बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हो कि भाई मुझे क्या है, प्रॉपर एक्सपीरियंस मुझे मिला हुआ है, मेरा लाइफ गोल सबके सब प्रॉपर तरीके से सब सेट हो चुके हैं, मुझे मेरी पर्सनल ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो चुकी है, मैं हवलदार से शुरू किया, मैं कंपनी का, मैं पुलिस लाइन का मैं डीआईजी बनकर रिटायर हो रहा हूँ, डीजीपी बनकर रिटायर हो रहा हूँ। तो जिंदगी में क्या चाहिए भाई? जब आपकी जरूरत थी, आपने हवलदार बन गया, तो हवलदार बनने से आपको रोटी कपड़ा मकान मिलना शुरू हो गया, धीरे धीरे आपकी पोस्ट बढ़ी तो आपकी नीड्स भी बढ़ी, नीड्स बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, लास्ट टाइम कहां पे आके रुक गए? सेल्फ एक्चुअलाइज, जहां पे आपको एक्चुअलाइजेशन आपको हो जाए, रियलाइज हो जाए कि भैया हमारी सारी नीड्स यहां पे क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। तो देर है बच्चा, तो कितने नीड्स हमारे पास हो गए? 5 नीड्स हमारी कंपनी के हो गए। कितने हो गए हमारे पास? अच्छा, देखो 5 नीड्स हमारी कंपनी के क्लियर हो गए, जहां पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैस्लो की थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये मैस्लो की थ्योरी होती है, ठीक है, मैस्लो नीड थ्योरी होती है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। चलिए, अब ये वीडियो तो चलती रहेगी, लेकिन ये टॉपिक हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। बेटा उसी मोटिवेशन वाले टॉपिक के ही अंदर में हम लोग जब आगे चल रहे हैं तो अब नाम आता है सर एज ए इंसेंटिव्स को। तो देखो बेटा, इंसेंटिव्स को हमेशा 2 तरीकों से बांटा गया है। कितनी तरीके से बांटा गया है? हमेशा जो हमारे पास इंसेंटिव्स होते हैं उनको 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला जो इंसेंटिव हमारे पास होता है उसका नाम होता है जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। क्या होते हैं? फाइनेंशियल। और जो सेकंड नंबर का जो हमारे पास बंदा होता है उसका नाम हमारे पास क्या होता है? एज नॉन फाइनेंशियल। अब समझिएगा, फाइनेंशियल मतलब वो सर जिसको एज अ मॉनेटरी टर्म में या मनी के टर्म में यूज किया जाए, उसे कहा जाए काम करिए, काम करने के बदले पैसा मिलेगा, वो पैसा आपके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव कहलाएगा। लेकिन यहां पे आपको फाइन नहीं मिलेगा, बल्कि आपको एज अ काइंड मिलेगा, ठीक है, आपका नेचर फोकस किया जाएगा, यहां पे नो मनी इन्वॉल्व। एक तरीके से यहां पे क्या होगा कि जो होगा ये नो मनी इन्वॉल्व होगा आपके लिए, ठीक है। तो अब आपके लिए यहां पे नो मनी, वो क्या हो जाएगा? नॉन फाइनेंशियल हो जाएगा। तो आइए अब इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं 1 बाय 1 करके कि क्या होता है। देखो, एज ए एम्प्लॉय जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं तो आपके सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में आपको जो चीजें मिलती हैं, जो वैल्यू आपको मिलती है आउटपुट आपके इनपुट के चक्कर में, उससे कहा जाता है इनकम या इंसेंटिव कहा जाता है। अब इंसेंटिव के देने की कंपनी के कई कई सारे तरीके होते हैं। आपको सैलरी दे सकती है, आपको अपने कंपनी में पार्टनर बना सकती है, आपको कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दे सकती है, आपको कंपनी इस तरीके से कुछ पेंशन फंड आपको दे सकती है, आपके लिए रिटायरमेंट कुछ बेनिफिट्स कंपनी निकाल सकती है। ये तमाम तरीके की जो चीजें हमारे पास अवेलेबल है बच्चा, इनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कहा जाता है, विच एवर जो कंपनी प्रोवाइडेड करती है टू द एम्प्लॉयज के लिए। तो मतलब वो इंप्लॉय जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, अपना पूरा वर्क कंसीडर कर रहे हैं, तो काम करने के बदले में जो मुझे एक्सचेंज में जो मुझे चीजें मिल रही हैं, रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है, जो मुझे पैसा मिल रहा है, वो मेरा क्या पैसा मिलेगा तो फाइनेंशियल इंसेंटिव, पैसा नहीं मिलेगा मेरा प्रमोशन हो जाएगा, वो मेरे लिए नॉन फाइनेंशियल आ जाएगा। मतलब पैसा नहीं मिलेगा लेकिन पैसे के बदले आपको कुछ अलग अलग चीजें आपको हम डेवलप करके दे सकते हैं, ठीक है। तो आइए 1 बाय 1 इसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं बच्चा? एक मॉनेटरी रिवॉर्ड्स होते हैं जो ऑफर किया जाता है किसको? एज ए एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के नाम फॉर द बेटर परफॉर्मेंस के, जहां पे आप अचीव करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को। मतलब आप एक ऐसे एफिशिएंट एम्प्लॉय हैं, आप ऐसे इफेक्टिव एम्प्लॉय हैं जहां पे आपने अपना 100% एफर्ट लगाया है, आपने अपना 100% एफर्ट लगाकर कंपनी के सारे गोल को अचीव करने में आपने अपने अपनी एक अहम भूमिका निभाई है, एज योर मेन प्रेजेंस एंड इंपॉर्टेंस, है ना, इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो कंपनी भी भाई आपके इस एहसान को नहीं भूलेगी, एहसान तेरा होगा मुझ पर, है ना, जो कहता है वो कहने दे। तो ये चीजें क्या है? तो जो एहसान जो यहाँ पे है ना, आप कंपनी आपको एहसान नहीं जता रही है ना, तो आप कंपनी पे एहसान कर रहे हो। भाई कंपनी को आपकी जरूरत थी, आप कंपनी में गए, अब कंपनी को जब जरूरत आपकी थी तो आप वहां पहुंच गए, तो आपको भी जरूरत कंपनी की थी, क्योंकि जब आपको तो अपने एक ऐसा प्लेस आप ढूंढ रहे थे, आप ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहां पे आप जाएं, अपने स्किल को दिखाएं, अपने नॉलेज को दिखाएं, उसके बदले में वो क्या मिल जाए? पैसा आ जाए। देखिएगा,
समझे तरीके से यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, जैसे हमारे पास हो कि मान लीजिए कि जो फाइनेंशियल जो कंपनी पूरे वर्क कंसीडर कर रही है, उसमें कंपनी क्या कर रही है, पहला पॉइंट में सर कहता है सर आपको पेमेंट मिलेगा एंड अलाउंस मिलेगा। क्या मिलेगा, पहला पॉइंट आपको पेमेंट अलाउंस मिलेगा। मतलब अब मान लीजिए कि आपकी कंपनी जो है वो 25,000 रुपया आपको पर मंथ की सैलरी आपको प्रोवाइड करती है। कितना रुपया, ठीक है, पर मंथ आपको सैलरी प्रोवाइड करती है कंपनी 25,000 रुपया। लेकिन उसी पेमेंट के संग में कंपनी क्या, भैया देखो मार्केट में महंगाई बहुत ज्यादा है इसलिए हम आपको डीए देते हैं। डीए मतलब हो गया बच्चा डियरनेस अलाउंस। क्या होता है, इसका नाम होता है एज अ डियरनेस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता इसको बोलते हैं। तो कंपनी ने कहा भाई कि जितना आपकी सैलरी है उसके बराबर के हम आपको क्या दे देंगे, एज अ महंगाई भत्ता दे देंगे। तो 25,000 आपको भत्ता भी मिल गया। अब कंपनी कह रही है भाई एक काम करिए, आप भाई मेडिकली बिल्कुल फिट रहे, हेल्दी रहे, तो हम आपके लिए एक एमए देते हैं। एमए मतलब हो गया भाई हमारे पास मेडिकल अलाउंस हो गया। तो मेडिकल के खर्चे के लिए भी कंपनी आपको अलग तरीके से 10,000 रुपए देती है। आप 10,000 ये भी आपको एडवांस मिल रहा है। अब आप कहते हो कि सर भाई अब कंपनी सोचा भाई आप तो आते जाते भी तो आपको भाई ट्रेवलिंग भी चाहिए, तो आपको कंपनी एज अ ट्रेवलिंग अलाउंस भी आपको प्रोवाइड करती है। ये भी मान लिया भाई कंपनी आपको 5,000 रुपया महीने का एज अ ट्रेवलिंग अलाउंस दे देती है। समझ रहे हैं, ठीक। प्लस उसके बाद क्या हो गया कि आपके बस इतना काफी, अब कितना ज्यादा अलाउंस लेंगे, बहुत ज्यादा ले लीजिएगा तो फिर कंपनी भी बोलेगी भैया काम करो दूसरा रास्ता देख लो, हम बहुत दे दीजिए। तो अब मान लीजिए आपकी सैलरी कितनी हो गई भैया, 25,000 रुपया, प्लस आपको जो डीएनएस अलाउंस मिल रहा है वो कितना मिल गया, 25,000 रुपया। आपको जो मेडिकल अलाउंस था वो कितना मिल गया, 10,000 रुपया। आपको जो ट्रेवलिंग अलाउंस था वो कितने का मिल गया, 5,000। थोड़ा जुड़िए कितना हो गया, 25, 25, 50, 10, 60 और 5 कितना हो गया, तो देयर 65,000 रुपीज पर मंथ ये पैसा एज अ एम्प्लॉय को रिसीव हो रहा है। और ये पैसा कौन दे रहा है, जो उस कंपनी का एम्प्लॉयर है। कौन है, जो उस कंपनी का एम्प्लॉयर है। अच्छा है ना साहब, प्रधानमंत्री की सैलरी भले कम होगी, मुख्यमंत्री की सैलरी भले कम हो सकती है, आपको जो देखने सुनने में लग रहा होगा अरे बस इतनी सैलरी होती है, यही होता है क्या, इतना ही होता है क्या, लेकिन उनको जो मिलने वाले जो अलाउंस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय होगा, बंदा बैठा होगा, स्टेट लेवल के जो बंदे एम्प्लॉय बैठे होंगे, उनकी सैलरी भले दिखा रही होगी 30,000, 35,000, 40,000 रुपए, लेकिन उनको जो अलाउंस मिल जाते हैं वो सब मिला जुला के लाख 1.5 लाख पहुंच जाता है। और आपको लग रहा है बताओ 30,000 में काम कर रहा है, 30,000 काम थोड़ी कर रहा है। ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं जो कंपनी के अकॉर्डिंग या कंपनी तरफ से जो प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला पॉइंट क्या कर रहा है, अगला कर रहा है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। अब देखिए आइए नंबर 5 पे क्या कह रहा है भाई। अब यहां पे तो क्लियर हो गया, आपको बात क्लियर होगी ना। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि भाई जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब अगर आप हमारी कंपनी के लिए एफिशिएंसी वर्क करेंगे तो कंपनी आपको एफिशिएंसी सबसे प्लस अमाउंट देगी। अगर आप हमारी कंपनी से इफेक्टिवली वर्क करते हैं तो कंपनी आपको प्लस माइनस दोनों सोचेगी। यहां पे ये हटा दीजिएगा जब भाई, तुम तो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, पूरा हटा लो भैया। अब देखिए यहां पे क्या हो गया सर, एज एफिशिएंसी, मतलब ये कर रहा है कि एफिशिएंसी पीपल को थोड़ा ज्यादा पैसा दे दो, और जो कंपनी का जो इफेक्टिव बंदा है, जो प्रॉपर तरीके से काम होता नहीं कर पा रहा है, उसको एज मोर तो मत दो, लेकिन हाँ नॉर्मल पैसा उनको हम दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं, मतलब जो उनकी जो सैलरी है उसको उनको नॉर्मल दिया जाए। ठीक है, ये प्रोवाइड किया था। तो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेजेस। अब मान लीजिए किसी कंपनी ने आपको टारगेट दिया था कि भैया 100 आपको यूनिट का प्रोडक्शन करना है। कितना करना है, 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, और इस 100 यूनिट्स के बदले में कंपनी आपको 500 रुपया पर यूनिट आपको देगी। तो सोचिए आपको टोटल मिल जाता कितना, 0 0 0, कितना मिल जाता भैया, 2 2 4 हो गया ना, तो ये आपको मिल जाएगा 50,000 आपको मिलेगा। लेकिन आपने 100 की जगह आपने बना दिया 120 यूनिट आपने प्रोडक्शन कर लिया। अब आपको जो 20 यूनिट आपने जो एक्स्ट्रा बनाया हुआ है, तो कंपनी आपको इसके बदले में अलग तरीके से जो +20 आपने बनाया हुआ है, इसका कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, जो इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। क्या प्रोवाइड करेगी, इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। क्लियर बात, आगे बढ़े। चलो भाई ये भी डन हो गया। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है सर एज अ बोनस। भाई देखो बोनस क्या होता है, जब कंपनी एज अ बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग और स्टॉक ऑप्शन। आइए क्या है, ये तो दूसरा हो गया। अगला पॉइंट क्या हो गया हमारे पास बच्चा, एज अ बोनस हो गया। बोनस क्या होता है, कंपनी एज अ कोई फंक्शन के तौर पे या कोई फेस्टिवल के मौके पे कंपनी आपको कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना चाहती है। जैसे दिवाली के टाइम आ गया तो 11,000 रुपया जो अमाउंट हो गया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है,
जो आपके लिए हो गया, तो ये 11,000 रुपया कंपनी ने डिसाइड किया कि ये 11,000 रुपये जो अमाउंट होगा वो हमारे सारे के सारे जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं एज हम सबको एज अ बोनस पॉइंट देंगे, सबको एज अ तरीके से अपनी तरफ से गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो ये अमाउंट क्या कहलाएगी? ये कहला जाएगी बोनस कहलाएगी। बेसिकली फेस्टिवल समय पे ही कंपनियां देती हैं बोनस, या जब कंपनी को प्रॉफिट हो जाए। क्या हो जाए? जब कंपनी को प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट रिसीव हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी को क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा तरीके से यहाँ पे वो रिवॉर्ड एक तरीके से बोनस दिया जाता है। अगला बच्चा हमारे पास आता है, चौथा पॉइंट, उसका नाम होता है एज अ प्रॉफिट शेयरिंग होता है। क्या नाम होता है? प्रॉफिट शेयरिंग। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कंपनी कह रही है सर कि हम आपको अपने कंपनी को, मान लीजिए भाई कि 5 लाख रुपए की प्रॉफिट हुई है। कितने की हुई है? 5 लाख रुपए की कंपनी को प्रॉफिट हुई है। इस 5 लाख रुपए में से हम अपना कुछ पैसा जो होगा हम अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर करना चाहते हैं। किसके साथ? तो जो हमारे एम्प्लॉयज होंगे उनके संग हम क्या करेंगे? एज अ शेयर करेंगे। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा भाई एज अ प्रॉफिट शेयरिंग ऑप्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग कहलाएगा। अगला पॉइंट हमारे पास क्या होता है? पांचवा पॉइंट बच्चा हमने नाम सुना होगा, एज अ स्टॉक ऑप्शन होता है। अब आप कहेंगे सर ये स्टॉक ऑप्शन क्या होता है? समझिएगा, इसको हटा करके थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, एक ऑप्शन हमारे पास होता है स्टॉक ऑप्शन होता है। अब ये स्टॉक ऑप्शन क्या है थोड़ा उसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए कंपनी ये कहती है भाई कि आप हमारी कंपनी के 100 रुपए के मान लीजिए शेयर आज की डेट में है, जिसकी वैलिडिटी 2 साल तक हमारे कंपनी में रहेगी। कब तक रहेगी? 2 साल तक। आप हमारी कंपनी के कौन है? एज अ एम्प्लॉय हैं। तो आज की डेट में जो एम्प्लॉय का जो शेयर है वो कितना रुपए है? 100 रुपया। लेकिन सर एक है, आपको पता है कि आपने शेयर जानना होगा कि शेयर की वैल्यू कभी एक जैसी नहीं रहती, या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि 2 साल, लेकिन 2 साल तक चाहे शेयर की वैल्यू कुछ भी रहे, आपको जो वैल्यू मिलेगा वो कितने हिसाब से मिलेगा? वो 100 रुपए के हिसाब से आपको कंपनी अवेलेबल कराएगी। यहां ये चेक कर लीजिए क्या लिखा हुआ है, या तो को पार्टनरशिप बनाएगी या तो स्टॉक ऑप्शन आपके पास बना देगी। ठीक है, स्टॉक ऑप्शन आपके पास हो जाएगा या तो, अब देखिए स्टॉक ऑप्शन बस हो गया या को पार्टनरशिप हो गया। अब कंपनी आपको बोले भाई कि काम करिए, हमारे संग मिलजुल के काम करिए, आइए हम आपको अपने कंपनी में, अब एम्प्लॉय जो है वो यहां पे बस केवल वर्कर नहीं है। क्या चीज है? केवल वर्कर नहीं है, बल्कि वो क्या बन गया? वो कंपनी के तरीके से वो पार्टनर बन गया। तो अब एक जो एम्प्लॉय होगा वो कंपनी का पार्टनर बन गया। वो क्या हो गया? को पार्टनरशिप हो गया। स्टॉक ऑप्शन क्या होता है थोड़ा उसको समझने की कोशिश करिएगा। आइए सिनेरियो को थोड़ा यहां लेकर के आते हैं। आज की डेट में कंपनी ने कहा कि भाई 2025 में, ठीक है, एक कंपनी अपने आप को ये बता रही है कि 2025 में 100 शेयर आप परचेस, 100 रुपए का एक शेयर है। कितने रुपए का शेयर है? 100 रुपए का, जिसकी वैलिडिटी 2027 तक रहेगी। कब तक रहेगी? एज ऑन टिल नाउ एज 2027 तक रहेगी। अब ये आज आपको दे दिया गया, लेकिन जब पता लगा कि सर 2026 में 1 साल के बाद उसी 100 रुपए का जो शेयर है उसकी वैल्यू हो गई है सर कितने रुपए की? एग्जांपल के मान लीजिए उस शेयर की वैल्यू हो गई है जब 300 रुपए की। कितने की हो गई है? अब जितने बाकी जो बाहरी जो पब्लिक है, जो कंपनी है, वो क्या करेगी? वो उनके लिए 300 रुपए का पड़ा, लेकिन आपके लिए शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपए का है। वैल्यू 100 रुपए की वैल्यू कितने रुपए में हो गई है? 300 रुपए की हो गई है। अब आपका दिमाग लगा कि काम करते हैं भाई, मेरे पास तो भाई कंपनी के मान लीजिए कि 100 रुपए वाले मेरे पास 100 शेयर हैं। कितने हो गए? तो मेरे पास भाई कभी मान लीजिए कि 10,000 रुपए के शेयर्स मेरे पास अभी तक अवेलेबल हैं, लेकिन मैं करूंगा क्या? लेकिन अगर आज के दिन आप परचेस करने जाते हो तो आपको 300 रुपए का शेयर पड़ता है, लेकिन कंपनी आपसे वादा किया कि मैं आपको भाई स्टॉक ऑप्शन दे रही हूं, तो क्या करूंगा भाई कि 2025 लेकर 2 साल तक आपको जो भी आप शेयर परचेस करेंगे मेरी कंपनी का, वो 100 रुपए का ही पड़ेगा। बाकी मार्केट में 300 रुपए का हो जाएगा। तो जो शेयर 2025 में 100 रुपए का था वो 2026 में कितने रुपए का हो गया? 300 रुपए का हो गया। आपका दिमाग गया, आप तुरंत एज अ एम्प्लॉय कंपनी के पास गए, 100 रुपए में जाकर के आपने शेयर परचेस कर लिए। कितने शेयर परचेस कर लिए? 100 शेयर परचेस कर लिए। तो आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कितने कर दिया? 10,000 रुपए का। लेकिन अब इस 100 शेयर को लेकर के अगर आप मार्केट में जाएंगे तो इसको कितने में बेच सकते हैं? 300 रुपए का। क्यों? क्योंकि एक शेयर की वैल्यू आज की डेट में कितने रुपए का हो गया? 300 रुपए का हो गया। तो आपकी खरीद कितने की पड़ी? 100 रुपए की। बेच कितने में रहे हो? 300 रुपए का। तो हर एक शेयर में आपको प्रॉफिट कितने का मिल रहा है? ये क्या हो गया? स्टॉक ऑप्शन हुआ ना, मुनाफा। इसलिए कंपनी कभी कभी क्या करती है, अपने वर्कर्स को, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, तो उनको इस तरीके स्टॉक ऑप्शन अवेलेबल करके देती है। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया? एक तरीके से कंपनी के लिए ये हो गया स्टॉक ऑप्शन हो गया। तो क्या मतलब होता है एज अ को पार्टनरशिप का, ये आप समझ लीजिएगा। तो को पार्टनरशिप में क्या होता है? एम्प्लॉय बस कुल वर्कर बन के नहीं रह पाता, बल्कि वो क्या होता है, एक तरीके से वो वर्कर बन के नहीं रहता। क्या रहता है?
वो एक तरीके से कंपनी का एज अ पार्टनर बन जाता है। क्या बन जाता है? तो जहां पे कंपनी बोले भाई कि आओ अब पार्टनरशिप ही करते हैं, आ जाओ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, एकदम मन लगा के दिल लगा के इतना बढ़िया काम कर रहे हो कि भाई हमारा मन प्रफुल्लित हो गया, हमें तुम्हें अपना कंपनी का पार्टनर बनाना चाहता हूं। आए बस में याद है ना वो बीरबल साहब को, दरबारी नहीं थे वो, कुछ कोई उनका कोई घराना भी संबंध नहीं था उनका अकबर के खानदान से या किसी चीजों से लेकर के, बल्कि उनकी गुणवत्ता, उनकी बुद्धि, उनके दिमाग की पराकाष्ठा को देखते हुए अकबर साहब उनसे बड़ी प्रसन्न हुए, क्योंकि दिमाग की पूजा हमेशा हर जगह होती है। मैंने बताया था क्या कि चाहे लक्ष्मी जी और सरस्वती, मतलब पैसे की बात और एजुकेशन की बात आएगी तो हमेशा विन एजुकेशन की होगी, आपके नॉलेज की होगी, न पैसे की जीत कभी नहीं होगी। पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन ज्ञान नहीं खरीद सकते। ज्ञान आपको जितना ज्यादा आप ज्ञान बांटेंगे, जितना ज्यादा आप नॉलेज देंगे, उतना ज्यादा आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, उतना ज्यादा आपका स्किल डेवलप होगा। जो चीज जो ना बांटने से चीज बढ़ती है, इसका मतलब ही नहीं पैसा लगे बांटने तो बढ़ेगी, ऐसा नहीं, फालतू बेट में नहीं होना चाहिए। आपके पास दिमाग है, आपके पास पैसे नहीं है, तो उस दिमाग का यूज करके आप पैसे अर्न कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पैसे बहुत ज्यादा है, दिमाग के पास बिल्कुल नहीं है, और तो आप उस पैसे का आपको कोई यूज पता ही नहीं होगा। जस्ट लाइक एज अ कार, चलाने आती है तो बहुत अच्छे चलाओगे, नहीं चलाने आती है तो जाके गाड़ी एक्सीडेंट करा दोगे। इसलिए रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि आपके पास चीजें अवेलेबल क्या है, क्या होना चाहिए। तो अब भाई मुझे लगा कि भाई अब बीरबल साहब थे तो बीरबल साहब को बुलाया गया, बोला भाई तुम्हारे दिमाग के बड़ी तारीफ करते हैं, वो तुम अच्छे बंदे हो, ठीक है, इतना बढ़िया काम तुम कर रहे हो, बताओ चीज़ों का भी। आपने देखा होगा रिसेंटली मूवी जो जोधा अकबर आई थी, उसमें भी एक रोल था बीरबल अकबर का, दिखाया गया था कि किस तरीके से वो बाहर बैठे थे तो सबसे कर वसूला जाता था, लेकिन जैसे वो जब जनता को जब मिलना होता था अकबर से, तो लोग जो बाहर जो दरबारी होता था, जो बाहर जो क्या कहते हैं उसको, है वॉचमैन टाइप का जो होता था, वो सबसे पैसे वसूलता था कि भाई तुम्हें अगर अकबर से मिलना है तो तुम हमें कुछ दे के जाओ, और तुम्हारे पास अगर अभी कुछ नहीं है तो तुम अंदर जाओगे तो जो भी तुम्हें मिलेगा उसमें कुछ हिस्सा हमको तुम ला के दे दोगे। लेकिन ये चालाकी आप सबसे कर सकते हो, लेकिन उससे नहीं कर सकते जिसके पास दिमाग होगा। बीरबल साहब गए अंदर, बोले अच्छा भाई हम ठीक है, अंदर जो भी मिलेगा बता दूंगा। अंदर गए तो बोले भाई कि मुझे 100 कोड़े मार दो या मुझे 50 कोड़े मार दो। तो बोले अकबर बोले भाई ये कैसा डिमांड है, लोग आते हैं धन दौलत शोहरत सब मांगते हैं, क्या क्या मांगते हैं, तुम कोड़े मांग रहे हो, इसके पीछे रीजन क्या है? बोला साहब इसके पीछे रीजन यही है कि जो बाहर का दरबारी बैठा हुआ है वो मुझे अंदर इसी शर्त पे आने को दिया हुआ है कि जो मुझे अंदर मिलेगा वो मैं तुम्हें उसका हाफ तुमको दे दूंगा, इसलिए भाई मैं आपसे जहां पर ना जो भी आपको मुझे 50 कोड़े मार दीजिए, मुझे 50 कोड़े चाहिए और बुला दीजिए उसको भी, बस क्या हो गया। अकबर साहब तिलमिला गए, बोले कि यार इतना दिमाग इस बंदे के पास, ये क्या होता है। ठीक है, तब तक वहाँ के दरबारी के लोग कुछ लोग थे तो लगे बोलने कहने कि भाई ये बताओ कि मैं ऐसे कैसे मान लो छोटा सा कि तो काम कोई भी कर सकता है, ये बताओ कि मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, मुझे ये बता दोगे तो मैं जान जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें जी हुजूरी करता रहूंगा हमेशा टाइम। अब एक बात बताओ कि भाई मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। अब साइकोलॉजिकली देखा जाए या नॉर्मली साइंटिफिकली देखा जाए तो ये अप्रोच कोई नहीं बता पाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। फिर बोले भाई बिल्कुल बता दूंगा। जब वो सोचे देखे दरबार में कि भाई सामने अकबर भी बैठे हुए हैं, सब लोग दुनिया बैठी हुई जहां बैठा हुआ है, बोले साहब मैं सोच रहा हूं, मैं यही देख रहा हूं कि आप अपने मन में ऐसे जहां पनाह के बारे में अच्छी चीजें सोच रहे हैं, आप इनके बारे में थोड़ा इनकी बेस्ट चीजों के बारे में देखने सोच रहे हैं कि इनका धन बढ़े, ऐश्वर्य बढ़े, खूब सलामत रहे, ऐसा रहे वैसा रहे। सब लगे हंसने। एक्चुअली में कहानी कुछ थी, लेकिन आपके दिमाग का प्रॉपर तरीके से सही इस्तेमाल हो गया तो हर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन भी अपने गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कराने के लिए कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करके इंप्लॉयज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। दैट्स कॉल्ड ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जिसमें मनी टर्म हमेशा यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या था बच्चा इसमें? एज अ रिटायरमेंट बेनिफिट, जिसमें बच्चा इसमें आपको क्या मिलता है, इसमें आपको प्रॉपर तरीके से जैसे आपका पेंशन फंड्स हो गया, क्या हो गया आपको पेंशन फंड हो गया, आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया। ठीक है, इस तरीके के फंड्स को भी कंपनी आपके पास इस्तेमाल करती है कि भाई अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर है, ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया, एक तरीके से मान लीजिएगा कि भाई कंपनी आपको 25,000 रुपया, एक तरीके से मान लीजिए, ये भी हटा दीजिए और ये मान लीजिए ईपीएफ क्या हो गया, ठीक है, या पेंशन क्या हो गया, समझिएगा। अब आपकी कंपनी में जब जॉब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो पता लगा सर 25,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से आप कंपनी को ज्वाइन करते हैं। कंपनी के हिसाब आपको पूरा का पूरा 25,000 नहीं देंगे, बल्कि उसका जो भी 12% या 12.5% अमाउंट होगा, कितना होगा, जो भी 12 या 12.5% अमाउंट होगा वो कंपनी अपने पास एज अ रिजर्व करके रखेगी। ठीक है, और उसका वो जो पैसा होगा वो हम ऐसे डालेंगे पेंशन फंड में। कहाँ डालेंगे? एज अ पेंशन फंड में हम डाल दिया करेंगे। और जब आप हमारी कंपनी जॉब को छोड़िएगा तब आपको सारा पैसा मिल जाएगा। अब आपको बात बताऊं, एम्प्लॉय, ठीक है, शेयर भी होता है
और इसमें एक एम्प्लॉयर शेयर होता है। फायदा होता है कि अगर आप किसी जगह कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां पे अगर ईपीएफ वाला सिचुएशन है तो तुरंत उसको ग्रैब कर ले लीजिए। अब जितना रुपए सैलरी आपकी होगी, जितना रुपया कंट्रीब्यूट एज ए एम्प्लॉय का शेयर होगा, उतना ही लेवल का एम्प्लॉय यहाँ मान लीजिए एग्जाम्पल के 10,000 अगर ये कर रहे हैं तो 10 का इनका भी रहेगा, तो आपका पैसा यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर भी जाएगा पैसा और एम्प्लॉयर शेयर पैसा भी जाएगा। तो दोनों मिल करके क्या करेंगे, पैसा कंपनी के अंदर लगाएंगे। तो मान चलिए कि आपका धीरे धीरे आप बस को सोच रहे हो कि 10,000 मेरा कट रहा है या 12% मेरा पैसा कट रहा है, तो ओवरऑल देखा तो 12.5, 25-26% पैसा कट जाता है। तो एक तरीके से आपको पैसा मिलेगा तो एक अच्छा खासा लाखों रुपए में आपका अमाउंट कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको सैलरी 25,000 की जगह आपके अकाउंट में भेजा जाएगा मान लीजिए 22,000 रुपया, और जो आपको 3,000 रुपये जो रिसीव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसा आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा। वो पैसा आपका पीएफ में जमा हो रहा है जिसको एम्प्लॉयर भी जमा करेगा। तो एम्प्लॉयर का भी शेयर होगा, आपका भी शेयर होगा, तो दोनों पैसों को मिला दिया जाएगा। तो ओवरऑल तरीके से क्या होगा, आपको अच्छा खासा पैसा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए अब काम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए नॉन फाइनेंशियल में। अब नॉन फाइनेंशियल क्या होता है भाई, इसकी भी थोड़ा समझ लीजिए। एक तो हमारे पास हो गया फाइनेंशियल के बारे में, अब समझते हैं नॉन फाइनेंशियल के बारे में। नॉन फाइनेंशियल क्या होता है समझो। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव सर उसे कहते हैं जो एक तरीके से हमारे पास इनटेंजिबल रिवॉर्ड्स होते हैं। क्या रिवॉर्ड्स होते हैं, इनटेंजिबल रिवॉर्ड्स होते हैं, जो सेटिस्फाई करते हैं एम्प्लॉयज को, उनकी सोशल नीड्स को, चाहे उनकी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है उसको, जैसे उनके रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स को, उनके कैरियर एडवांसमेंट को देखना, जॉब इनरिचमेंट को देखना। ठीक है, दे आर नॉट पेड इन कैश एंड इंक्लूड थिंग्स लाइक प्रमोशन, चैलेंजिंग असाइनमेंट्स, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। यहां पे आपको कोई मॉनेटरी इंसेंटिव्स नहीं मिल रहा, मतलब कंपनी आपको पैसे नहीं बांट रही है, कंपनी आपको पैसे नहीं दे रही है। तो कंपनी यहाँ पे काम क्या है, कंपनी का यहाँ पे काम है कि हम आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो मनी के टर्म में नहीं करेंगे। किस टर्म में करेंगे, नॉन मॉनेटरी के टर्म में करेंगे, जस्ट लाइक एज अ काइंड ऑफ नेचर करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप हमारी कंपनी में एज अ वर्कर काम कर रहे हैं, तो भाई कंपनी ने आपके वर्क को देखा, आपको ऑब्जर्व किया, एनालिसिस किया, आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाई गई, तो ये पता लगा कि भाई अब आपका प्रमोशन कर देना चाहिए। तो अब क्या हो गया, आपको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिल गया, मतलब एग्जांपल के लिए आपको प्रमोशन कर दिया गया, आपका स्टेटस थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया, आपकी जो गुडविल है जो बनी बनाई गई थी पूरी कंपनी प्रॉपर तरीके से, उसको भी थोड़ा स्टैब्लिश कर दिया गया। ये क्या लिखा हुआ है समझिएगा। तो इस नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में मिला के टोटल मिला के 8 टॉपिक हैं। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। पहला क्या बच्चा, आप समझिएगा स्टेटस के बारे में। ठीक है, हाँ। अब देखिए स्टेटस क्या होगा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, हो गया भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है, कौन नाम हमारे पास आ गया 9 नंबर पे। अब हम स्टेटस की बात करते हैं। स्टेटस मतलब क्या सर, अभी आप हमारी कंपनी में एज अ वर्कर बन के काम करते हैं। आइए इसका एक नया पेज ले लिया जाए क्या, हाँ भाई ले लेते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी। अब मान लीजिए पहला नंबर बात हमारे पास आती है सर, वो होती है स्टेटस की। स्टेटस मतलब अभी आप हमारी कंपनी में एज अ वर्कर काम कर रहे थे, अब कंपनी आपको वर्कर से हटा करके क्या बना रही है, एज अ कंपनी आपको बना रही है अकाउंटेंट मैनेजर बना रही है। क्या बना रही है, अकाउंटेंट मैनेजर बना रही है। या तो कंपनी आपको प्रॉपर तरीके से क्या बना रही है, एज अ सेल्स मैनेजर बना रही है। क्या बना रही है, सेल्स मैनेजर बना रही है, मतलब आपको प्रमोट कर रही है, आपके स्टेटस को डेवलप कर रही है। अभी आप कहां पे थे, आप वर्कर वाले लेवल पे काम कर रहे थे। ठीक है, अब कंपनी आपको अकाउंटेंट मैनेजर बना रही है तो सेल्स मैनेजर बना रही है। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पे आपका स्टेटस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। प्लस मतलब क्या हो, एक तरीके से आपको मोटिवेशन मिल रहा है ना भाई कि आपकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, आपको प्रॉपर तरीके से इंक्रीमेंट किया जा रहा है। क्या आपको यहाँ पे पैसा मिला है, नहीं मिला, बल्कि खाली क्या किया गया, स्टेटस मतलब आपको बस थोड़ा सा एक तरीके से कंपनी ने क्या कर दिया है, एज अ प्रमोट कर दिया। इसको बोलते हैं प्रमोशन करना। अब प्रमोशन कर दिया तो प्रमोशन में आपको पैसे तो नहीं मिल रहे, प्रमोशन में आप जब आपकी एक वैल्यू, आपका जब एक नॉर्मल आपको जब एक पहिया मिल जाएगा, आपको जब एक ओवरऑल क्या कहते हैं उसको बच्चा, कि मान लीजिए कि अगर आपको प्रॉपर तरीके से आपका स्टेटस डेवलप हो जाता है तो भले पैसा आपको बाद में मिलेगा, लेकिन अभी जो कंपनी आपको जो इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है वो क्या दे रही है कि भाई हम आपके स्टेटस को डेवलप कर रहे हैं, आपके स्टेटस बना रहे हैं। अभी आप वर्कर लेवल पे काम कर रहे थे तो लोगों से काम करते, लोगों के लिए काम करते थे, अब आपके लिए कुछ लोग काम करना शुरू करेंगे। जो लोग आपके लिए काम करना शुरू करेंगे वो क्या कहलाएगा, वो हो गया स्टेटस का डेवलपमेंट होना। तो ये आपका क्या होगा, आपको मोटिवेशन, आपको चीजें निकल के यहाँ पे रिसीव हो जा रही हैं। अगला क्या होता है, कंपनी का सर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। भाई देखो कभी कभी क्या होता है कि कंपनियों के लिए ज्यादा जरूरी होता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल मतलब ये हो गया, समझिएगा,
मतलब अगर कंपनी में हमारे जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कौन काम कर रहा है, जो हमारी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको सबसे बड़ी बात क्या है, सेफ एंड सिक्योर उनको क्या मिल जाए, इन्वायरमेंट मिल जाए। क्या मिल जाए, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट मिल जाए। एक चीज है, ठीक है, जहां पे कंपनी के अंदर किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना होता हो। क्या ना होता हो, जो कंपनी के लिए जो डिस्क्रिमिनेशन ना होता हो, भेदभाव ना होता हो। भाई नहीं ठीक है, तुम मेल हो, तुम फीमेल हो, फीमेल की सैलरी थोड़ी सी कम कर देंगे, मेल की सैलरी थोड़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे, ये डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, तुम नेशनलिटीज़ को फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, रीजन को ज़्यादा फोकस करते हैं, कास्ट को देखते हैं, रिलीजियस को देखते हैं, इन सब एक्टिविटीज़ को नहीं देखना चाहिए, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए। ये क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट, जो वातावरण हो, बिल्कुल सबके लिए सेफ और सिक्योर हो, प्रॉपर तरीके से सबको यहाँ पे क्या हो, सब ज्यादा फोकस किया जाए, ठीक है, लिख दीजिए नो डिस्क्रिमिनेशन होगा ये, ठीक है, सबको क्या किया जाए, इक्वल देखा जाए, तो एक इक्वालिटी फोकस किया जाए। इससे क्या हो, एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, अगर आप ये चीजें भी प्रोवाइड करते हो तो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव ही तो है। सोचिए कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं जहां पे आप किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप किसी को बोल बता नहीं रहे हैं, मतलब एग्जांपल के लिए मान के लिएगा, क्या पता मतलब हो रहा है, समझ रहे हैं, यहां पे मतलब आपको बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट मिल रहा है, आपको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है, आपको आपके चेहरे से, आपको आपके रंग से, आपको आपके वैल्यूज से कोई आपको जज नहीं कर रहा है। ये सब चीजें अगर आपके संग अगर हो रही हैं, ठीक है, आपके संग कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, कंपनी में आपको इक्वल दर्जा दिया जा रहा है, सेम सैलरी आपको मिल जा रही है, ये सब चीजें अगर प्रॉपर तरीके से मिले तो मोटिवेशन हमारा दूना होगा कि नहीं होगा, बढ़ेगा ना। तो ये क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल जो क्लाइमेट होता है, ये भी हमारा डेवलपमेंट करता है इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को डेवलप करने में, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा क्या सर, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। कभी कभी क्या होता है कि जो कंपनियां होती हैं वो एज अ करियर एडवांसमेंट आपको अपॉर्चुनिटी देती हैं। क्या देती हैं, करियर, ठीक है, एडवांसमेंट, ये हो गया एज अ अपॉर्चुनिटीज। क्या हो गया, अपॉर्चुनिटीज के बारे में कंपनियां डिस्कस करती हैं। अब सोचिएगा अभी करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं। अब समझो कि जहां पे कंपनी आपको इस तरीके से काम करना शुरू कर रही है, ठीक है, जहां पे आपको कंपनी प्रोग्राम्स दे रही है, प्रोग्राम्स कहने का मतलब बच्चा ये हो गया कि आपको अपॉर्चुनिटीज दे रही है। किस तरीके का अपॉर्चुनिटी दे रही है, मतलब कि आप सबसे पहले अपने स्किल्स को डेवलप करिए, स्किल्स डेवलप करिए। दूसरा, अपनी जो नॉलेज होगा उसको आगे बढ़ाइए, पहली बात नॉलेज आगे बढ़ाइए। आपका जो प्रोफेशन है उसको इंक्रीज करिए, समझ रहे हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करिए, तो परफॉर्मेंस आप इंक्रीज कर रहे हैं, प्लस आपका जो एक एक्सपीरियंस है आप उसको ज्यादा फोकस कर रहे हो, वो क्या कहलाएगा, वो सब के सब बेटा ये करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज के अंडर में आते हैं। जहां पे कंपनी चाहती है कि हमारा जो भी इंप्लॉय जो काम कर रहा है ना, वो इंप्लॉय हमारा बिल्कुल तरीके से सेल्फ मोटिवेटेड हो, सेल्फ अट्रैक्टेड हो, सेल्फ पोजिशनेबल हो, कि उसको किसी तरीके का कोई अगर वर्क दिया भी जाए तो उस वर्क से वो पीछे ना भागे, बल्कि उस वर्क के लिए अपना 100% और ज्यादा एफर्ट लगा दे कंपनी के लिए, ठीक है, ये हो गया। चलिए भाई आगे आते हैं, अगला पॉइंट क्या करता है वो भी समझ लीजिए। तो अगला था सर जॉब इनरिचमेंट। अब जॉब इनरिचमेंट क्या होता है उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। देखिए अगला पॉइंट हमारे निकल के आता है, चौथा हमारा पॉइंट, उसका नाम क्या होता है, एज हमारे पास आता है सर जॉब इनरिचमेंट आता है। अब ये क्या होता है थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जॉब इनरिचमेंट कंपनी के लिए होता है सर कि आपको कभी कभी कुछ डिफिकल्ट टास्क प्रोवाइड किए जाएंगे। क्या दिया जाएगा, कुछ डिफिकल्ट टास्क आपको दिया जाएगा। अब इस डिफिकल्ट टास्क में होता क्या है एक्चुअली में समझिएगा, जैसे कभी कभी आपको आपके वर्क इन्वायरमेंट को ही चेंज किया जाएगा। किसको चेंज किया जाएगा, जो आपके कंपनी का जो वर्क इन्वायरमेंट है उसे चेंज किया जाएगा। कंपनी का जो एम्प्लॉय होता है ना, वो हमेशा एक जैसा काम करते करते वो थक जाता है, बोरियत उसको फील होने लगती है, थोड़ा वो बोर होने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कंपनी के बिहाफ से या कंपनी के लिए, उसमें एक ऑप्शन अवेलेबल ये हो जाता है कि यार रोज सुबह उठो, रोज ऐसे ही ऑफिस पहुंचो, रोज वही खाओ, रोज वही पियो, वापस भी घर चल जाओ, डॉक्टर बॉस की डांट सुनो, जिंदगी में कुछ नया है ही नहीं। एक ही तरीके के अकाउंटेंट मैनेजर बन के आए थे, अभी तक देखो अकाउंटेंट मैनेजर ही है, कुछ नया टास्क मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे कंपनी आपको क्या करती है, फोकस करती है, क्या करती है, आपको कुछ नए नए टास्क देगी, कुछ आपको न्यू टास्क अवेलेबल कराएगी, कुछ आपको कंपनी एज अ डिफिकल्ट टास्क पे भी कंपनी आपको एज अ भेजेगी। वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सर आपका जॉब अरेंजमेंट हो गया। मतलब एक तरीके का काम अगर आप करते करते बोर हो गए हैं तो चलो कुछ नया शुरू करते हैं, चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, समझ रहे हैं। एक तरीके से अब माउंटेन ड्यू का कोई यहाँ पे प्रचार प्रसार नहीं कर रहा है, एग्जाम्पल तरीके से कि मतलब आपका जॉब मैनेजमेंट ये हो गया कि एक तरीके का काम करते करते अगर आप बोर हो गए तो कंपनी का जो इंप्लॉयर है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क देगा,
ठीक है, डिफिकल्ट टास्क नहीं देगा तो थोड़ा सा जो एक इंटरेस्टेड चीजें होंगी कंपनी का वो प्रोग्राम आपको कराएगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा छोटा कभी का बोल दिया जाए भाई कि अब आप कंपनी में अकाउंटेंट मैनेजर थे, अब कंपनी ने भाई क्या कर दिया, अब सोचिए कि एक अकाउंटेंट मैनेजर जो था, अब उसका सारा काम क्या था कि भाई अकाउंटिंग काम करना, ठीक, सारी जो मेंटेन करना। अब एक दिन कंपनी का जो एम्प्लॉयर है उसने कह दिया भाई कि काम करो, ठीक है, हम तुम्हें ऑप्शन देते हैं कि भाई तुम्हारा एक कैरियर एडवांसमेंट करते हैं, थोड़ा जॉब इनिशमेंट करते हैं। अब तुम अकाउंटेंट मैनेजर थे, अब एक काम करो, तुम कुछ दिन के लिए तुम अब सेल्स मैनेजर बन के दिखाओ और सेल्स मैनेजर की तुम ड्यूटी परफॉर्म करो। आपकी जॉब क्या हो गई, चेंज कर दी गई। जॉब से निकाला नहीं गया बल्कि जॉब रोटेशन कर दी गई, जॉब को थोड़ा चेंज कर दिया गया। अभी आप अकाउंटिंग मैनेजर थे और यहां पर कोई प्रमोशन नहीं किया गया है, भाई सेल्फी है, ट्रांसफर खाली कर दिया गया कि आप अकाउंटेंट, अब आप एक्चुअली में अकाउंटेंट मैनेजर ही हैं, लेकिन कुछ टाइमिंग के लिए आपको सेल्स मैनेजर बना दिया गया। एक काम करो, कुछ दिन के लिए बन के देखो, कुछ दिन इस पे काम करके देखो। जो बंदा मार्केटिंग मैनेजर का था, ठीक है, उसे एज अ कंपनी का मान लीजिए कि जो कंपनी की जो मीटिंग्स होती हैं जैसे अब्रॉड में, क्या हो गया, जैसे अब्रॉड में कोई मीटिंग हो गया, अब ये बंदा कभी मार्केटिंग मैनेजर अब्रॉड गया ही नहीं, कभी कुछ देखा ही नहीं, और ऐसी सिचुएशन में जो आपका एम्प्लॉय होगा, अगर एम्प्लॉय जो होगा वो आपको बोल दे भाई कि अब्रॉड जाओ और तुम्हें कुछ चार अपने सारे बॉस के संग तुम्हें जाना है, बस हो गया, कुछ नया करने को मिला, कुछ नया सुनने को मिला, कुछ नया देखने को मिला। तो जहां पे न्यू लर्निंग पॉइंट हमारे सामने एग्जिस्ट कर रही है, वो क्या कहलाया जाएगा, वो कहलाया जाएगा सर हमारा प्रॉपर तरीके से आपका जॉब इनिशमेंट कहलाएगा। ठीक है, चलो भाई, जब जॉब इनिशमेंट हमारे पास आ जाएंगे तो कंपनी क्या फोकस करेगी, क्या कंपनी कहती है, ये हो गया रिकॉग्निशंस कहती है, जॉब सिक्योरिटी कहती है। भाई रिकॉग्निशंस क्या होते हैं, थोड़ा उसको भी देख लो। देखो रिकॉग्निशंस क्या होते हैं, 5 पॉइंट देखो। अब भाई अब कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं तो जो भी काम करने वाला बंदा होगा, जो भी कंपनी होगी, तो सीधा सा बात है सर, जो एम्प्लॉय होगा वो तो चाहेगा ना कि भाई सर लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, क्या करें, लोग हमारी प्रॉपर तरीके से एज अ रिस्पेक्ट करें। ठीक है, रिस्पेक्ट करने के साथ संग क्या हो सर, लोग हमें प्रॉपर तरीके से हमारी थोड़ा गुडविल जो है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके चलें। ठीक है, हमारी बातों को सुना जाए, मतलब एज अ आप थोड़ा अपना इनिशिएटिव ले लो। ठीक है, तो ये सब काम किया जा सकता है, इसको बोला जाता है बच्चा रिकॉग्निशन प्रोग्राम। मतलब आपके बने बनाए गए जो अगर आपके माइंड में कुछ चीज चल रही है तो उसको एज एक्सेस कराना, उसको यहां पे लेकर के पुटअप करना। ठीक है, चलो ये हो जाता है। अब इसके बाद देखो कंपनी क्या कहती है, अगला पॉइंट कहती है भाई, क्या कहती है कि भाई जॉब सिक्योरिटी। भाई देखो ये जरूरी होता है। अब मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, अब जॉब सिक्योरिटी होगी नहीं होगी। अब आप मान लीजिए कि अब जॉब सिक्योरिटी होती क्या, भाई वो समझिएगा। जॉब सिक्योरिटी मतलब साफ साफ इंडिकेशन हो गया किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि भाई आपको यहाँ पे अपने आप को जॉब सिक्योर करना है। भाई अगर कंपनी ये विश्वास दिलाए अपने एम्प्लॉय को, मतलब एक कंपनी है जो एक ऑर्गेनाइजर है, जो कंपनी एम्प्लॉयर है, वो अपने एम्प्लॉय को बोले कि आप हमारी कंपनी से 100% बिल्कुल ट्रस्ट के संग काम करिए, आपकी जॉब कहीं भी जाने वाली नहीं है, न तो आपको हमारी जॉब से निकाला जाएगा, ना आपको जॉब से हटाया जाएगा। तो उसके अंदर मन के अंदर जो उथल पुथल चल रही थी, जो उसके मन के अंदर जो सारे जो शोर चल रहा था, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको एक तरीके से एश्योरिटी मिल गई। किससे, बॉस से, कि जब तक मेरी कोई गलती नहीं होगी, जब तक मेरी कोई डिफॉल्ट नहीं होगी, तब तक कंपनी मुझको निकालने वाली नहीं है। गलती अगर हो भी गई तो कंपनी मुझे 1 बार 2 बार 3 बार समझाने का मौका देगी। तो एनी काइंड ऑफ सिचुएशन कंपनी मुझे जॉब से निकालने वाली नहीं है। मतलब मेरा प्रॉपर तरीके से क्या है, कंपनी में हमारा जो जॉब है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सिक्योर है। इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा जॉब सिक्योरिटी कहा जाएगा। अगला पॉइंट क्या होता है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन। भाई एम्प्लॉय के पास कुछ इनिशिएटिव्स रखे गए हैं, एम्प्लॉय कुछ अपने आइडियाज, कुछ व्यूज, कुछ इनिशिएटिव्स, ठीक है, ये तीनों चीजों को वो आपके संग शेयर करना चाहता है। तो एम्प्लॉय का एम्पावरमेंट भी होगा, पार्टिसिपेशन भी होगा। भाई कंपनी का बंदा चाहेगा ना, भाई कंपनी अगर बोले कि भाई ठीक है मुझे कुछ डिसीजन मेकिंग पावर बनाना, तो दो डिसीजन मेकिंग पावर के लिए भाई मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना। अब सोचो मेरे कंपनी के अंदर एम्प्लॉय बैठे हैं, वो भाई बेस्ट टू बेस्ट एम्प्लॉयज हैं, लेकिन मैं कभी उनका इनिशिएटिव लेता ही नहीं हूं। मेरे को भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट है, प्लानिंग आपने पढ़ा ही था कि प्लानिंग में जो टॉप लेवल अथॉरिटी होती है वही सारे के सारे प्लान को बनाती है, और जो उनके जो एम्प्लॉय होते हैं वो उसके ब्लाइंड फॉलोअर होते हैं, कुल फॉलो करना होता है। अब सोचो ऐसी सिचुएशन में कि यहाँ पे एम्प्लॉय तरीके से एक एम्पावरमेंट भी कवर करता रहे और एम्प्लॉय क्या हो, एक पार्टिसिपेशन भी होती रहे, ये चीजें क्या हो जाएंगी। तो एक तरीके देखा जाए ये सारा जो फोकस देखेंगे तो यहाँ पे जहां पे अब कंपनी बोले भाई कि मुझे कुछ डिसीजन लेना है, ठीक है, या मुझे कुछ ऐसा प्लान करना है, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी क्या सोचेगी कि भाई हम अपने एम्प्लॉय को थोड़ा सा पॉलिश करें, पॉलिश मत करने का मतलब थोड़ा सा उनको रिस्पेक्ट दें,
थोड़ा सा उनको हम एक अथॉरिटी प्रोवाइड करें कि भाई आप आओ, थोड़ा पार्टिसिपेशन एक प्रोग्राम चलाया जाए जहां पे हम दोनों मिल करके बैठे कुछ बातें करेंगे, कुछ अपने आप आइडियाज व्यूज होंगे, उसको शेयर करो हमारे संग में, देखें क्या मेरे कंपनी में कुछ प्लान्स के लिए और अपने ऑब्जेक्टिव गोल को अचीव करने के लिए क्या वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, उन चीजों को भी प्रॉपर तरीके से फोकस किया जाएगा। वो क्या कहा जाएगा, इंप्लॉय एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन। एंड लास्ट पॉइंट क्या करता है बच्चा, एज अ फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स। फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स में क्या होता है कि यहां पे कंपनी चाह रही कि लगातार आपसे काम न कराएं, बीच बीच में कुछ न कुछ ड्यूरेशन देते रहे। आपने पढ़ा होगा वो चैप्टर नंबर 2 में टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट में क्या था, यहां पे फटीग स्टडी कवर की जा रही थी। क्या की जा रही थी, फटीग स्टडी। भाई अब कंपनी का जो इंप्लॉय है वो लगातार काम करते करते थक जाएगा ना भाई। फ्लेक्सिबल वर्क आवर मतलब हो गया कि भाई हमारी कंपनी 24 आवर्स काम करती है, आप किस टाइमिंग में काम करना सुटेबल करोगे। एग्जांपल के लिए बताता हूं आपको, समझिएगा। क्या होता है यहां पे एक तरीके मान लीजिए कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर है। अब कंपनी अपने से आपके मन पर नहीं थोप रही है। कंपनी ने कहा भाई देखो मेरे यहां ना 9 आवर्स की शेड्यूलिंग होती है। कितने की होती है, 9 घंटा की हमारे एज ए पूरा शेड्यूलिंग होती है टाइमिंग का। अब देखो सुबह 6 बजे आओगे, ठीक, ये पहला काम, सुबह 6 बजे आओगे, दोपहर में 3 बजे जाओगे, बोलो डन है। दूसरा आओ, या तो फिर हमारे यहां सुबह 9 बजे आओ, ठीक, और कितने बजे जाओगे, शाम को 6 बजे चल जाओ। ये ऑप्शन पे काम कर लो। या तो तुम मेरे कंपनी में सीधे 12 बजे आ जाओ, ठीक, एएम पीएम जो भी मान लीजिए इसको कर लीजिएगा, एएम नहीं पीएम मान लेंगे क्योंकि 12 बजे दोपहर में हो गया ना, तो दोपहर मान लीजिए पीएम हो गया। क्या हो गया, 12 पीएम पे आइए, और रात को 9 बजे हम क्या कर देंगे, आपको छोड़ देंगे, ठीक। या तो सीधे फिर आइए शाम को एज अ 3 बजे, 3 पीएम पे आइए और आपको रात को 12 बजे छोड़ देंगे, ठीक, ये कर लीजिए। या तो आपको और ज्यादा अच्छा लग रहा है तो सर सीधे, या तो फिर सीधे शाम को आ जाइए 6 बजे, या 6 बजे मत आइए, शाम को 6 बजे आके करेंगे भी क्या आप लोग, है ना। एक काम कर लीजिए, आप हमारे कंपनी में आ जाइए रात को 9 बजे, जो सुबह चलेगा 6 AM तक। अब कंपनी ने इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने रखे हैं और आपको कंपनी जॉब करने को बोल रही है, तो आप इस जॉबिंग के अकॉर्डिंग अपना कोई टाइम डिसाइड कर लीजिए कि आपको इस टाइमिंग आप सुटेबल है, इस टाइम सुटेबल है, इसमें सुटेबल है, इसमें सुटेबल है, किसमें सुटेबल है। जो टाइम आपके लिए परफेक्ट लग रहा हो, जो टाइम आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा हो, उस टाइम शेड्यूल चुन लीजिए कि सर एक काम करते हैं, सर मेरे लिए सर सबसे बेस्ट ऑप्शन ये लग रहा है सर कि सर 6 बजे आ जाएंगे, लेकिन सर शाम को 3 बजे फ्री तो हो जाएंगे। शाम में कभी घर में कुछ कहीं जाना हो, कहीं शादी ब्याह, कुछ पार्टी उटी कुछ अरेंजमेंट सर हो गई तो सर थोड़ा घूम फिर लिया जाएगा। तो दोस्ती यारी सर थोड़ा सा वो भी निभाना ज्यादा जरूरी है भाई। सोसाइटल बताया था आपको नीड्स के बारे में ना, ठीक है, कंपेनियनशिप को थोड़ा ज्यादा फोकस, तो थोड़ा सा रिश्तों को भी सर थोड़ा समय देना पड़ेगा, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा सर, ये समय मेरे ज्यादा बेटर पड़ेगा कि 3 बजे आ जाए, रात को अगर सो भी जाए 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 सो भी जाए तो भाई सुबह 5 बजे तक उठ के 6 बजे तक ऑफिस में रिपोर्ट कर देंगे। तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मतलब बच्चा एक तरीके से ये भी होता है, काम करने की थोड़ी आजादी मिल जाती है, काम करने थोड़ा सा आप अपने हिसाब से टाइम स्लॉट चुन लेते हो कि भाई हमें किस तरीके से फ्री है, वो चीज आपके लिए एप्लीकेबल हो जाती है। तो जहां पे किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर जो इंप्लॉय है, तो इंप्लॉय क्या कर ले, प्रॉपर तरीके से चॉइस कर ले। किसकी चॉइस करेगा, तो जो इंप्लॉय होगा वो अपने हिसाब से जो भी उनका फ्लेक्सिबिलिटी, उनको जिसमें नजर आएगा कि हमको ये काम करना चाहिए, तो अपना वो तरीके से वो फ्लेक्सिबल एज अ वर्किंग आवर्स पे काम करना वो शुरू कर दे। वो क्या हो जाएगा, तो एक तरीके से एम्प्लॉयर एक अच्छा खासा इंसेंटिव आपको प्रोवाइड करता है जो नॉन फाइनेंशियली होता है, लेकिन ये कंपनी के लिए बेस्ट होते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया बच्चा। अब देखिए तो टोटल कितने हमारे पास प्रोग्राम हो गए, टोटल मार्केट हम मिला के 8 हो गए। कितने हो गए, 8 हो गए। कौन कौन सा हो गया, स्टेटस भी हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज हो गई, जॉब इन्वेस्टमेंट हो गया, रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स हो गए, जॉब सिक्योरिटीज हो गई, एम्प्लॉय पावर इंपावरमेंट पार्टिसिपेशन हो गया एंड फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हो गए। आप देख लीजिए, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए, एक चाहें तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने आप को थोड़ा अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए। तीसरा पॉइंट आप चाहें तो इस तरीके से इस पॉइंट को भी समझने के लिए आप समय ले सकते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास निकल के आता है एज अ स्टेटर वर्किंग शिप क्या होती है, आप इसे भी समझ सकते हैं। ये वैल्यू निकल के हमारे पास निकल के आती है। ठीक है बच्चा, तो अब आप इतना समझ लीजिएगा कि पूरा तरीके से जो प्रॉपर जो कंपनी आपके लिए वो काम करने के लिए रेडी है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब बच्चे हम लोग आज की वीडियो को बस केवल यहीं तक रखेंगे, जहां पे ठीक है हम लोग तो नहीं, लेकिन हम आपको
एक बहुत बड़ा सा थैंक यू कहते हैं कि आपने वीडियो देखा, समझा, जाना। तो आज की वीडियो में बच्चा हम लोगों ने बस कुल 2 टॉपिक ही कवर कर पाए। पहली थी मैस्लोस की नीड हायरार्की थ्योरी, एंड जो सेकंड नंबर पॉइंट था उसमें हमने पढ़ा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में। तो आज बच्चा क्लियर हो गई। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के संग, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप इस वीडियो को खूब अच्छे से देखिए, समझिए, पढ़िए, लिखिए, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। प्लस बच्चों खूब पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।